कि 6 में से यदि कोई एक आध कदम कम रह गया तो हो सकता है क्या, या उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत है तो उसको भी देखें। ये कोई वेद और पुराण में लिखा हुआ नहीं है, ये मेरे अनुभव से निकली हुई बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जांचें और इसको जोड़ें और इसको पूरा करें, इसको आखिरी मत मानें, और जुड़ सकता है तो जोड़ें। तो सबसे पहला काम है खेत जितना है हमारा उसके अनुपात में पानी का प्रबंध, क्योंकि ज़मीन के नीचे का पानी मनुष्य जाति का नहीं है। यदि हम इस पानी के चाहे हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं, चाहे हम खेती में प्रयोग करते हैं, इसका परिणाम अगली पीढ़ियों को भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई बच नहीं सकते। तो ये धरती के नीचे का पानी कैसे है, माने धरती के नीचे का है का मतलब जैसे हमारा खून है, जैसे शरीर के चलने में रक्त का प्रवाह होता है तो ये बहुत सारे काम करता है। इसी तरह ज़मीन के नीचे का पानी 3 प्रकार से काम करता है। मिनरल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने का काम करता है। ज़मीन के नीचे भी बहुत गर्म होता है और ऊपर भी गर्मी होती है सूरज की, इन दोनों के बीच में एक बफे जोन तैयार करता है। तीसरा काम क्या करता है, जो हमारे भारी भारी दरख्त हैं उनके लिए पानी उपलब्ध करवाता है। तो ज़मीन के नीचे का पानी लगातार अगर हम प्रयोग करेंगे तो यह हमको अगली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। तो पानी कौन सा है, ऊपर से आने वाला पानी ही मनुष्य का पानी है। तो ऊपर से आने वाला पानी का मतलब जो बरसात होती है। अब बरसात होती है हमारे खेत में, हमें पता है कि मान लीजिए 3 बार सिंचाई करनी है या 4 बार सिंचाई करनी है। एक सिंचाई करने में 1 एकड़ में कितना पानी लगता है, ये गणित तो आदमी जानता है ना, इसको कैलकुलेट कर सकता है। तो कितने पानी की ज़रूरत है, तो हमें कितना बड़ा तालाब बनाना है, कितना गहरा तालाब बनाना है, पानी कैसे रुकेगा तालाब में, ये प्रबंधन कैसे करना है, ये सब अपन को करना है। वो अगर कर लिया तो अभी 5 जो किसानों के स्वायत्त किसानों के 5 लक्षण बताए हैं ना, क्या बताया उसमें, विचार स्वायत्तता, बीज अपना हो, खाद अपना हो, पानी अपना और ऊर्जा अपना। अगर पानी में पैसा लगेगा तो ये वैसे ही है कि चाहे जितना हम कमाएं, वो बर्तन के अंदर के नीचे का छेद है तो बाल्टी कुएं से पानी लेते हैं उसमें 5 छेद हैं, तो ऊपर कितना पानी आएगा, इनसे बह जाएगा। तो पानी कितना तालाब बनना है उस आधार पर तय करें, लेकिन बिना तालाब के खेत बेईमानी है। उसका दूसरा एक फ़ायदा और है, एक प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पर बताऊं तो समझ में आएगा। एक जगह 30 बीघे को कितना एकड़ कहते हैं यहाँ, 60 बीघे, 12 एकड़, 24 एकड़ में खेत, 24 एकड़ में गेहूं बोया, 12 एकड़ में माने 24 एकड़ में एक साथ गेहूं बोया, एक ही वैरायटी, एक ही दिन, एक ही तरीके से। 12 एकड़ में पानी दिया तालाब से और 12 एकड़ में पानी दिया बोर से, ट्यूबवेल से। जिसमें 12 एकड़ में ट्यूबवेल से पानी दिया उसमें 5 पानी में पूरा खेत पका। पूरा खेत में तालाब वाला के बोर वाले से 5 बार पानी देना पड़ा जब वो खेत पका गेहूं, और तालाब वाले में 3 पानी में पक गया। दूसरा अंतर ये मिलेगा आपको, अगर हमने तालाब में पानी रोक लिया तो 30 से 40% पानी कम लगेगा। दूसरा अंतर क्या निकला, जिसको हमने ट्यूबवेल से पानी दिया 12 एकड़ खेत को, उसमें उत्पादन हुआ 13 एकड़ प्रति कुंटल, तो सॉरी 13 कुंटल प्रति एकड़, और जिसमें तालाब से पानी दिया उसमें हुआ 17 कुंटल प्रति एकड़। तो 30 से 35% उत्पादन बढ़ा, पानी फैलाने में ऊर्जा कम लगी, पानी की गुणवत्ता बढ़ गई। अब हुआ क्या उसमें, तो पानी में जब नीचे से आता है वो सोता हुआ पानी है, जैसे बच्चे सोते हैं ना। धरती की पहली लाइव सेल कौन सी है, पानी। पहले तो पानी ही बना ना, ये धरती जब रहने योग्य हुई, इसके पहले तो थी नहीं। तो पानी भी हमारे जीवनों की तरह है, वह भी सोता है, जगता है, खेलता है, हंसता है, स्वस्थ होता है, बीमार पड़ता है।
तो जैसे ज़मीन के अंदर का पानी सोते हुए बच्चे की तरह है, जब वो ऊपर आता है तो वो स्वयं भूखा होता है। तो उसकी भूख कैसे मिटती है? ज़मीन के टच में आने से। मिनरलाइज होता है वो, उसमें मिनरल जुड़ते हैं तो उसकी भूख मिटती है। जब सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है तो वो एनर्जाइज होता है, उसकी ऊर्जा, वो स्वयं ऊर्जा का प्यासा होता है। और जब उछल उछल के दौड़ दौड़ के चलता है तब उसको ऑक्सीडाइज होता है, माने तब उसमें ऑक्सीजन मिलता है। और जब ऑक्सीजन मिलता है, मिनरल मिलता है और एनर्जी मिलती है, तब जाके किसी काम का होता है वो। इसके पहले तो ट्यूबवेल का पानी जैसे सीधे आप देते हैं तो पानी पहले अपने लिए ऊर्जा लेता है शरीर से, आपके उपजाऊ खेत से अपने लिए ऊर्जा लेता है। आपका उत्पादन क्या बढ़ाएगा? वो उत्पादन बढ़ाने योग्य होता ही तब है जब ज़मीन के ऊपर होता है। इसलिए यह भी भ्रम न रखा जाए कि अभी शुरुआत में हम तालाब बनाएंगे तो तालाब में पानी नहीं रुकेगा। मत रुकने दीजिए, कोई बात नहीं है, उसको रिचार्ज होने दीजिए, उससे ट्यूबवेल से भर लीजिए, लेकिन सिंचाई उसी से करिए। उससे होगा यह कि पानी कम लगेगा आपको और ज़्यादा ताकतवर पानी होगा, ज़्यादा धारिता होगी। इसको ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं तेज भाई। आप झरने का पानी लीजिए, किसी, आपके पास तो नर्मदा मैया है, आप जाके नदी का पानी पीजिए, फिर देखिए कितनी देर बाद प्यास लगती है। और ट्यूबवेल का पानी लीजिए या बोतलों का पानी लीजिए, कितनी देर में प्यास लगती है आपको पता चल जाएगा। तो उसमें धारिता अधिक है। मुझे अपने बचपन का याद है महाराज जी, मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, मेरे यहाँ से 200 किलोमीटर इलाहाबाद है। कभी पानी बिकता ही नहीं था और कभी प्यास लगती ही नहीं थी। 6 घंटे की यात्रा में आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि बिना पानी के जा सकते हैं। और मुझे याद ही नहीं है पूरे पढ़ाई के पीरियड में कि कहीं पानी बिकता था। पौशाले बीच बीच में लगते थे, प्यास ही नहीं लगती थी, ना कोई बोतल लेके चलते थे, बोतल चलती भी नहीं थी। ये जैसे जैसे इस पानी को हम पी रहे हैं उतना उतना पानी की और ज़रूरत बढ़ रही है। इतने पानी की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, तो धारिता बहुत होती है। तो इसलिए पहला स्टेप है, पहला जैसे ही आवर्तनशील खेती अपने खेत में उतारते हैं तो पहला काम है खेत के अनुपात में तालाब का बनाया। कैसे तालाब बनाना है? जहाँ पर अपने आप पानी इकट्ठा होता हो, यदि पड़ोसियों को पानी इकट्ठा होता हो तो और बढ़िया है, और उस पानी से सिंचाई का प्रबंधन करें। दूसरा स्टेप है खेत के 1/3 भाग में पेड़ पौधे लगाना। 1/3 में क्यों? प्रश्न बनता है। पूरे में क्यों नहीं? आधे में क्यों? तो इसके पहले अपन लोगों ने चर्चा की है, ये खेत के बारे में हम क्या मानते हैं कि क्या है। यह खेत न तेरा है न मेरा है, यह इस धरती का एक हिस्सा है। अब जितना मेरे जुम्मे में है वो सजाना मेरी जिम्मेवारी है। तो उसके सजाने में इस धरती को बने रहने के लिए कितने ग्रीनरी की ज़रूरत है? ठीक है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल रिसर्च कह रही हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का बैलेंस है इस धरती के ऊपर, उसको निरंतर बने रखने के लिए 33% भाग में ग्रीनरी ज़रूरी है। क्योंकि एकमात्र फोटोसिंथेसिस ही वह प्रक्रिया है जिससे हम कार्बन, वह जो हवा में घुला है तो हमारे लिए जहर है, उसको ज़मीन के अंदर ले आता है। जब वो हमारे लिए उत्पादक अमृत बन जाता है, वह एक ही काम करता है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस, और वो पेड़ करता है। इसका कोई विकल्प नहीं है पूरी दुनिया में। इसलिए जिम्मेवारी है खेत के 1/3 हिस्से में वन और बाग की खेती करनी। उससे होगा क्या क्या? एक तो लागत 1/3 घट गई। दूसरा क्या हुआ? आपके खाद की क्वालिटी बढ़ गई। ये जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, ये क्या है? क्या है? अरे कार्बन तो है, ये खाद का भंडार है, ये मिनरल है। इसका जो कलर है ना, कलर किस कारण से है? मिनरल के कारण। और मिनरल कहाँ है? ज़मीन के अंदर। तो हर पेड़ एक मिनरल पंप है, बिना ऊर्जा के चलता है। नीचे से मिट्टी, नीचे से मिनरल निकालता है और पानी में घोल के उसको हमारे पशु पक्षियों के खाने योग्य बनाता है और पत्ती के रूप में ऊपर ला के छोड़ देता है। यह काम निरंतर करता है। तो पेड़ कैसे काम करता है? 2 तरह से काम करता है।
जितना बड़ा संसार ये ऊपर हमें जो दिखाई देता है, जिसको हम काफ़ी हद तक कहते हैं कि जानते हैं, उससे कम संसार ज़मीन के अंदर नहीं है। वहाँ पर भी हमारी तरह के जीव जंतु और बहुत सारे हैं। और पेड़ क्या काम कर रहा है? कुछ चीज़ें ऊपर से लेके नीचे के संसार को दे रहा है और नीचे वाले संसार से लेके ऊपर वाले को दे रहा है। तो ऊपर वालों को क्या दे रहा है? फल दे रहा है, मिनरल दे रहा है अपने पत्ती के माध्यम से, जिसको हम फिर से गोबर में मिला के फिर उसको खेत को ही दे देते हैं और अगली पीढ़ी के लिए और ज़्यादा उत्पादक बन जाता है। तो मिनरल पंप भी है। और ज़मीन के नीचे के लिए, ज़मीन के नीचे के संसार को जिंदा रखने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है जितना ऊपर के संसार के लिए। हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं। 6 भाग पानी और 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एक फोटोसिंथेसिस होती है। एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कुछ भाग ऑक्सीजन तो हमारे लिए छोड़ दिया ऊपर, दूसरा भाग सेलुलोज जो भोजन है उस पेड़ का, उसको अपने लिए स्टोर कर लिया उसने, और तीसरा भाग कार्बन जो अपने जड़ों के माध्यम से माइक्रोब्स के लिए उपलब्ध करा देता है। और वो कार्बन ही वह ऐसा तत्व है जिसको लेने के लिए कटायन एक्सचेंज कहते हैं, और जब डिटेल में जाएंगे तो इसको बताएंगे कि कौन सा फास्फोरस क्या लेके, कोई बीच में एक जीव होता है, वो जीव इससे कार्बन ले लेता है, उसको कार्बन दे देता है, उसे फास्फोरस लेता है, इसको फास्फोरस दे देता है। ये प्रक्रिया पूरी करता है नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस। 17 प्रकार के पोषक तत्व एक पौधा लेता है, वो सब उपलब्ध कराने का काम ये करता है। तो इसलिए पेड़ कितने सारे काम हो गए। यह धरती के ऊपर मिनरल को लाता है, एडिबल फॉर्म में लाता है। इसके पहले एडिबल फॉर्म में नहीं है। ऑक्सीजन देता है, लागत घटाता है, और क्या करता है? फल देता है। कितने गुना उत्पादन बढ़ा देता है खेती की तुलना में। बीरम भाई के यहाँ गए थे, आप बता सकते हैं। यदि बागवानी की खेती करते हैं गेहूं धान के जगह में, तो उत्पादन बढ़ता है कि घटता है? कितना? पहले क्या उससे कम से कम 25% तो बढ़ा है। बहुत बढ़िया। 4 गुना उत्पादन, कम से कम से 7 गुना तक उत्पादन बढ़ जाता है। 25% का मतलब 4 गुना। 4 गुना से 7 गुना उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि करवाना है? कर लेंगे, कर लेंगे, जानते होंगे मेरे ख्याल से। 1 एकड़ में कितना अमरूद लगाते हैं, कितना गेहूं और क्या चीज़ें फसलें होती हैं, उसकी तुलना कर लीजिए। 4 से 7 गुना अधिक उत्पादन बढ़ जाता है। तीसरा काम का और क्या होता है? चौथा काम, अगली पीढ़ियों के लिए एक सुताई हुई ज़मीन मिल जाती है। ठीक है, बार बार जोतना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और आपके यहाँ इलाके में तो और ज़्यादा खतरनाक है। आपके यहाँ जुताई तो जहर है। जितनी ज़्यादा जुताइयाँ करते हैं उतना 2 काम होते हैं, कार्बन इवेपोरेट हो जाता है और बरसात में बह भी जाता है। तो आप तो ऐसी खेती करें जिसमें आपके कुछ खेत के हिस्से को बिल्कुल जुताई न किया जाए। ऐसे तरीके विकसित कर सकते हैं, क्योंकि आपके खेत में 70 से 80% रेत है और ज़्यादा से ज़्यादा 20%, 25% के आसपास क्ले है। हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो गंगा यमुना के दोआबे में हैं, आप तो प्रसिद्ध है। वहाँ पर क्ले 100% है। हम सैंडलेस इलाके से आते हैं, बहुत ही कम्पैक्ट खेती है, बहुत उपजाऊ खेती है। यहाँ पर आपके साथ में कार्बन तुरंत टूटता भी है और बनता भी है। हमारे यहाँ टूटता भी देर में है, बनता भी देर में है। तो इसलिए यहाँ पर जुताई कम से कम हो, यह इस इलाके के लिए। दूसरी मल्चिंग दूसरी मल्चिंग, यह काम भी पेड़ करते हैं। मल्चिंग 3 प्रकार की होती है। मल्चिंग माने ढांपना। 3 प्रकार की मल्चिंग, हाँ 3 प्रकार का आच्छादन होता है। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये आच्छादन का भी काम करते हैं। लाइव मल्चिंग कहते हैं इसको, सॉइल मल्चिंग, लाइव मल्चिंग और स्ट्रा मल्चिंग। स्ट्रा भूसा, चारा, ये पत्तियाँ, टहनियाँ, इससे सबसे बढ़िया है स्ट्रा मल्चिंग। जितना स्ट्रा मल्चिंग करेंगे आप अपने इलाके में,
आपके खेत साल दर साल और ज़्यादा उपजाऊ होते चले जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसके नीचे जो जीव जंतु हैं, जो असली किसान हैं, वो पलते हैं। उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसके अनुकूल वातावरण रहता है, तो खूब सारे केचुए आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से 1/3 हिस्से में बाग लगाना ज़रूरी है आवर्तनशील किसान के लिए। और क्या 1/3 में क्या बचत हो सकती है? जैसे कि अभी सुबह बात हुई कि हमारे गांव का कुल टोटल रकबा और हमारा खेत एक निश्चित अनुपात है वो। यदि गांव में सामूहिक रूप से खेत हैं, मान लीजिए कि 25% भाग में पूरे गांव में पहले से बाग लगा है, तो आप अपना 25% घटा के 10% कर लीजिए, या 10% भाग में लगा है तो आप 25 कर लीजिए, क्योंकि सामूहिक रूप से जो बाग लगा है उसमें हमारा भी हिस्सा है। तो इस तरह से पूरे गांव की तुलना में 1/3 हिस्से में बाग लगाएं, ठीक है। तीसरा स्टेप है 1/3 हिस्सा पशुओं का है। ये धरती सबकी है ना। जैसे एक पेड़ लीजिए, ये केवल मनुष्य के लिए बना है क्या? कोई भी फसल का ध्यान करिए आप, उसके 3 हिस्से होते हैं। जड़ हैं, ज़मीन के नीचे के लिए है। बीच वाला हिस्सा वेजिटेशन जिसको कहते हैं, ये किसके लिए है? पशुओं के लिए है। और फल किसका है? हमारा है। तो हमने सब में कब्जा कर लिया और किसी को कुछ देंगे ही नहीं, जबकि ये धरती तो सबकी है, पेड़ पौधों की भी है, चिड़ैया चुनगुन की भी है, पशु पक्षियों की भी है। अच्छा, कोई किसी का हिस्सा काट लेगा तो अमीर हो जाता है क्या? आपने किसी बेईमान भाई को अपने भाइयों से बेईमानी करे और सुखी हो जाए, देखा है ऐसा आपने? मैंने तो नहीं देखा है। किसी का हिस्सा काट के कोई बड़ा हुआ है आज तक? सुखी हुआ है, समृद्ध हुआ है? तो हम कैसे हो जाएंगे? धरती तो पशुओं की भी है, लेकिन हम मालिक हैं तो हम ये कर सकते हैं कि उसका डिजाइन बना सकते हैं कि कैसे पशुपालन करना है, कितने एरिया में क्या कहते हैं चारागाह को यहाँ पर है, चरने का कितना देना है, किस एरिया में देना है, कौन कौन सी घासें बोनी है, उसके उसमें देनी है। ये एक हमारा और पशुओं का, एक किसान का और पशुओं का एक कॉन्टैक्ट है, ये अनुबंध है हमारा। जब पशु खाने जाता है तो 5 मुंह होते हैं उसके। पशु के 5 मुंह होते हैं, 4 पैर, 1 मुंह। 1 मुंह से खाता है, 4 से बर्बाद करता है। तो किसान ने कहा, भाई तू यहाँ रह यार, 4 का हिस्सा मैं ले लेता हूँ, तेरा वाला तुम्हें दे दूंगा, ठीक। तो हमारा उसको कॉन्टैक्ट है। वो 5 मुंह के बजाय वो 4 मुंह से जो बर्बाद करता है, उससे ये कहा कि यार तुम मत आया करो, हम तुम्हें वहीं दे देंगे। तो कुछ उसके घूमने का प्रबंध कर दिया, कुछ उसको वहीं पर खाने का प्रबंध कर दिया। हमारा अनुबंध पूरा हो गया। उसके एवज में उसने क्या दिया? क्या दिया? गाय काहे के लिए? दूध के लिए। दूध तो अपने बच्चे के लिए देती है भाई, उसको तो छीना झपटी करके लेते हैं हम। क्या है वो? गोबर देने की। उससे अच्छी कोई मशीन है दुनिया में? एक गाय कितना खाती है? 10 किलो। और गोबर कितना करती है? तौला है उसको? नहीं तौला है। किसी ने गाय का गोबर तौला है? नहीं तौला है। गोबर ज़्यादा देती है। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो खाती कम हो या देती ज़्यादा हो। एक गाय पूरे जीवन में 1.5 लाख किलो के आसपास गोबर बनाती है। खाती क्या है? चारा, भूसा। है दुनिया की ऐसी कोई मशीन? और उसी चारा भूसा को सीधे आप खेत में डाल दिए, कितने दिन में सड़ेगा वो? 5 महीने में। और गाय ने कितनी देर में कर दिया? 6, 7, 8, 10 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे में। माने कितनी शानदार मशीन है। खाती क्या है, देती क्या है? वो दूध भी दिया, उसका गोमूत्र भी कीमती, उसका गोबर भी। और गाय असल में है क्या है के लिए? और गाय भर थोड़ी है। बकरी क्या करती है?
पशुपालन इसीलिए कहते हैं। बकरी के गोबर में मिनरल का भंडार है वो, गाय का गोबर माइक्रोब्स का भंडार है, भैंस का गोबर कार्बन का भंडार है, मुर्गे मुर्गियां जितने पक्षी हैं उनका गोबर कैल्शियम और फास्फोरस, वो भी घुलनशील। आज तक कोई वैज्ञानिक घुलनशील फास्फोरस बना पाया है क्या? मुर्गी की खाद को आप लीजिए और 36 घंटे के लिए पानी में घोल दीजिए, 36 घंटे बाद स्प्रे करिए, इंस्टेंट आपको कार्बन और कैल्शियम और इंस्टेंट फास्फोरस मिलेगा। हर पक्षी इस धरती को उत्पादक बनाने के लिए ही पर्पज से बना है, इसलिए किसानों के मित्र हैं वो। और वह निश्चित मात्रा में, जैसे हमारा पौष्टिक आहार होता है वैसे धरती का पौष्टिक आहार है। अब धरती के पौष्टिक आहार में वही आएगा ना जो 17 प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध करवा दे। तो 17 प्रकार के पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाना है यदि धरती को, अपने उत्पादन को पूरा मेंटेन रखना है और अगली पीढ़ी को भी उत्पादक बना के देना है, इस वाले पार्ट को समझना पड़ेगा। हर प्रकार के पशु के ज़रूरत है हमारी, हर प्रकार के पशु की। और फिर जब उसको हम पत्ती टहनियाँ, जानवरों से खाया हुआ भूसा सब मिला देते हैं, गोबर, ये सब मिला के जब बनाते हैं तब जाके वो धरती का सबसे बेहतरीन आहार बनता है। ठीक? तो इसलिए पशुपालन में 1/3 हिस्से में इस तरह से प्लानिंग करिए कि आपके खेत के लिए पूरा का पूरा प्रबंधन हो जाए। अब कैसे तय करते हैं इसको हम कल सिद्धांत के रूप में बताएंगे। कैसे तय करेंगे कि कितना पशु कौन सा होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारा 2 एकड़ का खेत है, तो 2 एकड़ में कितनी गाय, 2 एकड़ में कैसे तय करेंगे कि क्या क्या पालें। इसको कल ले लेंगे कि आज ही ले लें? कल नहीं रहेंगे इसके माने आप? नहीं, आज ही जो किया वो सही किया। हाँ, फिर आगे छूट जाएगा, इन लोगों के विषय हैं अभी। बैठेंगे रात है ले? हाँ ठीक है, चलिए तय करते हैं। तो 1 एकड़ खेत में कितने पशु रखने हैं कैसे तय करेंगे, कितना, कौन सा मानक लें? यहाँ 10 एकड़ बताया सबने, 10 एकड़, 10 एकड़ का जोड़ते हैं। अब बताइए कि 10 एकड़ में कौन सी फसल लेनी है, पहले यहाँ से तय करेंगे हम। बीरम भाई बागवान है, तो 10 एकड़ में बागवान है तो कितने पेड़ लगने हैं उसको? एक टेंटेटिव मान लीजिए पपीता का ले लेते हैं या कोई भी अनार ले लीजिए, जो भी आप लगाए हो वही ले लीजिए, जो करते हो वही लीजिए आप। आंवला लगाया, 10 एकड़ में आंवला लगाया। हमारे यहाँ तो 9 मीटर में लगाते हैं और 10 एकड़ में आंवले का मतलब है 1000 पेड़। आप लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, 10 बाई 10, हम लगाते हैं 30 बाई 30 में। बताए ना, हमारा यहाँ क्ले है, भारी पेड़ होता है, तो हम तो आपस में लड़ाई झगड़ा करके मर जाएंगे वो सब आपकी तरह हम नहीं कर सकते। हमारा पेड़ बहुत बड़ा होता है और इनका पेड़ फरेगा ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलो 50 किलो, हमारा फरेगा 10 कुंटल 9 कुंटल 8 कुंटल, एक ही पेड़ में छक जाएंगे हम। तो वो अलग अलग ज़मीनों से अलग अलग हो गया है। तो 10 एकड़ में देखा, 10 एकड़ में 30 फीट में कितना हुआ? 9 मीटर में 10 फीट में लगना है ना। हाँ हाँ, तो 3000 पेड़। अच्छा, इनके 3000 हो गए। अच्छा, 3000 पेड़ के लिए अब हम तय करेंगे कितनी खाद चाहिए, कितनी एक पेड़ में खाद देते हैं? कम से कम 25 किलो। 25 किलो। उत्पादन कितना लेते हैं? उत्पादन अभी 10 साल में तो सब वेदर इसकी बजाय तो बहुत औसत कम है। औसत 200 कुंटल 300 कुंटल 100 कुंटल ऐसे कुछ तय करेंगे ना। 10 एकड़ में कितना आंवले का कितना फल लेते हैं 10 कुंटल 10 एकड़ कितना फल लेंगे? एक फल, एक औसत कितना फल देता है वही बताएंगे ना। एक फसल का भी हाँ। मिनिमम अभी 200 किलो चलो। 200 किलो एक फल का, एक पेड़ का। दो पेड़ का 2 के 3000 इसमें 200 क्विंटल है तो 200 इंटू 3000 3 3000 किलो ना
चलिए फल में नहीं आ रहा है तो कोई फसल तो लेते होंगे यहाँ, फसल का बताइए ना कोई, फसल का बताइए। है मूंगफली 1 एकड़ में कितनी? 30 कुंटल, 25 कुंटल, 25 कुंटल 1 एकड़ में ना। 10 एकड़ में कितना हुआ? 1 एकड़ में 1 क्विंटल मूंगफली होती है। 10 क्विंटल होता है 1 एकड़ में मूंगफली, 10 क्विंटल होता है। अच्छा 1 एकड़ में 10 कुंटल, राइट, ठीक है ना। 1 एकड़ में 10 कुंटल, 10 एकड़ में कितना हुआ? 100 कुंटल। हमने कोई ठोस चीज़ 100 कुंटल 10 एकड़ में निकाली है, अब हमें उसमें कितनी खाद देनी है? कम से कम 125 कुंटल। बच्चों के लिए हिस्से का निकाल लेते हैं ना, बच्चों का देना है कि नहीं देना है? हमारे पुरखे भी अगर सोचते तो हमारे पास ये उपजाऊ खेत होते नहीं होते। तो 125 कुंटल खाद कितने आएगी? अब एक गाय कितना गोबर पर डे करती है? 12 किलो, 10 ही जोड़ लेते हैं भाई, चरने में चली गई 10 किलो बच गया उसका। अब 10 किलो एक गाय का, तो साल भर में कितना हुआ? 36-37 कुंटल। 36-37 कुंटल की ज़्यादा हुआ। एक दिन में 10 किलो, एक महीने में 300 किलो, तो 36 कुंटल। एक गाय 36 कुंटल गोबर देती है और उसमें दो हिस्सा पत्तियाँ, टहनियाँ, भूसा, चारा। अकेले गोबर की खाद नहीं है, ये ध्यान में रखिए। गोबर की खाद बिना पत्तियों के, बिना टहनियों के मिलाए कोई खाद नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो उसमें 2 गुना ज़्यादा मिलाया तो कितना हो गया? 70 और 36 माने 105 कुंटल के आसपास हो गया, 105 कुंटल के आसपास हो गया। तो एक गाय से 10 एकड़ का पूरा खाना निकल आया, निकला। अब उसकी क्वालिटी बढ़ानी है तो 4-5 बकरी की, या मैं नहीं पालता हूँ तो गांव में कोई पालता है, उससे रिक्वेस्ट किया, ले लिया। कुछ मुर्गे का उसी में डाला, ठीक है ना। और फिर उसको कंपोस्ट बनाने की विधियाँ अभी बताएंगे ये, उसको बनाया तब जाके वो 100-125 कुंटल खाद हो गई। 10 एकड़ के लिए एक गाय पर्याप्त है। और एक गाय कभी एक गाय नहीं होती है, गाय लेंगे तो उसकी बछिया होगी ही होगी, तो वो 36 कुंटल नहीं होगा, वो 40-45 कुंटल हो जाएगा। बछिया तो रहेगी ना, साथ में बच्चा रहेगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एकड़ खेत के लिए कितना उत्पादन लेना है, उस उत्पादन के अनुपात में हम तय करें कि गाय कितनी रखनी है, और जितनी गाय रखनी है उसका अपना हिस्सा अलग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पशुपालन से क्या मुक्ति मिल जाती है? खाद की स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्या होता है? देश का पैसा कितना बचता है? डीएपी यूरिया अभी पता चल गया ना कि कहाँ से आता है। लड़ाई वहाँ हो गई, यूरिया खतरे में आ गई। ये हमारा जो 2 लाख करोड़ के आसपास बाहर पैसा चला जाता है, उस पैसे को बचाने में हमारा एक बड़ा योगदान हो जाता है। यदि हम खाद नहीं मांगेंगे सरकार से तो क्यों सरकार मंगाएगी? तीसरा और क्या होता है? बाई प्रोडक्ट पशुपालन से। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि बागवानी की खेती करती हैं तो कितने गुने उत्पादन बढ़ जाता है? 4 गुना। पशुपालन में कितना बढ़ता है आर्थिक रूप से? 1 एकड़ खेत में कितनी गाय रख सकते हैं? वो तो खाद के लिए बोले, अभी और बढ़ाना है मान लीजिए तो 1 एकड़ में कितने गाय के लिए दाना पानी अच्छे से निकल आएगा? 2 गाय के लिए, ठीक है। अब 2 गाय के लिए 1 एकड़ में अधिकतम कितने पैसे का बेच लेते होंगे? 1 लाख का। और एक गाय कितना दूध देती है यहाँ औसतन? दोनों समय में 10 लीटर।
10 लीटर, ठीक है ना। और एक कितने किलो गाय के दूध में 1 किलो घी होता है? 24-25, ठीक है ना। और एक लैक्टेशन पीरियड में यहाँ की गाय कितना दूध देती है एक ब्यात में? वो तो बताएंगे ना, यहाँ गाय वाले तो बहुत सारे होंगे ना। कितना लीटर? 3500 लीटर, 3500 लीटर, 3000 लीटर मान लेते हैं, इससे कम तो नहीं देगी ना। 3000 लीटर में घी कितना बना भाई? 2500 लीटर में 100 किलो बना, 100 किलो बना, और ये 40 किलो ये बन गया, तो 140 किलो बना। और 2 गाय से बना तो 280 किलो हुआ। क्या भाव घी जाता है यहाँ? 2000 रुपये, 1500 मान लीजिए। तो 1500 का भी 3 कुंटल घी कितने का हुआ? कितना पैसा कैसा बताए थे? 1 एकड़ में 1 लाख। और इसमें कितना मिला? गोबर अलग मिला, गौमूत्र अलग मिला। तो पशुपालन में हरदम 7 से 8 गुना उत्पादन बढ़ जाता है, बागवानी में 4 से 7 गुना बढ़ जाता है, और प्रबंधन अच्छा हो गया तो पशुपालन में और ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। तो इस तरह से आर्थिक रूप से भी आपको कभी कमज़ोर नहीं होने देती है। एक तो हमने हिस्सा दिया तो भी हमारे पास बचा जो है वो बचेगा। हिस्सा देने पर हमारे पास जो है वो टिकता है। और किसान की बड़ी समस्या आने की है कि टिकने की है? टिकता नहीं है। आता तो है, टिकता नहीं है। पहले क्या होता था? आता भले ही कम था लेकिन टिकता बहुत था। तो समस्या क्या है? ना टिकना। हम लगे कहाँ पड़े हैं, उसको रोकते नहीं हैं और भरते चले जाते हैं, तो उससे होता कुछ नहीं है। तो टिकने की समस्या क्यों नहीं टिकता? क्योंकि दूसरों का हिस्सा मारे रहते हैं। तो वो घूम घाम के कहीं हमारे कैंसर होके, कहीं लड़ाई झगड़ा होके, कहीं ये हो गया तो कहीं वो हो गया, कहीं ना कहीं से वो वहाँ जाता रहता है जहाँ के लिए है, वो जिसका हिस्सा है। और अगर हम दे दिए सब हिस्सा तो अच्छा, आपके यहाँ कहावत है कि नहीं है? हमारे यहाँ अगर गाय भैंस कुत्ता बकरी बिल्ली कुछ हो गया तो ये मानते हैं हमारी आफत को उसने रोक लिया। मानते हैं आपके यहाँ भी? हमारे यहाँ मानते हैं। गाय पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बकरी पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो उससे क्या होता है? अगर कोई आफत आई तो हमारी आफत वो ले लेते हैं, क्योंकि जीवन है ना। अच्छा, हमारे लेखे वो पशु है और अस्तित्व में डिजाइन क्या है? वो एक अदद जीवन है। जैसे मेरा जीवन वैसे उसका जीवन, जैसे मैं आत्मा वैसे वो आत्मा। अभी इस समय वो छोटा शरीर चला रही है, कुछ दिन के बाद मेरे जैसा चलाएगी, लेकिन वो है टोटल एक अदद। हमें पुण्य लाभ होगा उसके एक जीवन के पालने का। ऐसा थोड़ी होता है कि मनुष्य का जीवन अलग प्रकार का होता है, उसका अलग। सेम है, कोई डिजाइन में डिफॉल्ट नहीं है। अभी वो जैसे छोटा बच्चा भी चलना सीख रहा है, वो छोटे छोटे शरीर चलाकर बड़ा हो रहा है, मनुष्य शरीर चलाने योग्य हो रहा है। हम हो चुके हैं, बस इतना ही अंतर है, ठीक है ना। तो पशुपालन में आपका ध्यान इस तरफ दिखाना चाहता हूं कि उसको इस रूप में न पालिए कि वो आपकी लायबिलिटी है। मुझे कहाँ से महाराज जी इंस्पिरेशन मिला वो मैं आपको सेवर करूं, मुझे याद आ गया। एक युद्धवीर सिंह नाम के मेरठ के पास के एक किसान थे। मैं ऐसे ही उस समय आज से 25-30 साल पहले कहीं घूमने रण सिंह भाई के यहाँ शायद गया था मैं, तो टहलते टहलते पहुँच गया। तो मैंने देखा कि उसके यहाँ ट्रैक्टर है, बहुत शानदार ट्रैक्टर के सारे यंत्र हैं, बैल 2 जोड़ा बांधे हैं, वो एकदम शानदार बैल नागौरी। यहाँ पर कौन किस्म मैंने अभी बैल नहीं किसी को देखे, कांकरेज है। हमारे यहाँ नागौरी बड़ा शानदार बैल माना जाता है, 6.5 बीता का बैल, एकदम गोरा चिट्टा, एकदम सटा हुआ घोड़े की तरह का होता है बिल्कुल। भारवाहन प्रजातियों में श्रेष्ठतम प्रजाति मानी जाती है नागौरी। वो बंधे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि युद्धवीर जी आप तो ट्रैक्टर ले आए हैं, बैल क्यों बांधे? तो उन्होंने कहा कि यार भाई ये बताओ, मैंने अपने भाइयों से काम लेना बंद कर दिया तो क्या भाइयों का हिस्सा खत्म हो गया? बैल हमारे भाई हैं भाई,
हम ले आए हैं ट्रैक्टर, इन्होंने थोड़ी कहा है कि तुम ट्रैक्टर ले आओ। ये तो बेचारे करने के लिए तैयार हैं, मैं इनका हिस्सा कैसे काट सकता हूँ। पूरे जीवन भर उन्होंने बांध के बैल खिलाए और ट्रैक्टर से खेती करते रहे। ये थोड़ी कह रहे हैं। हमारा और पशुओं का ऐसा ही भाईचारे का रिश्ता है। जिस जिस किसान ने इस रिश्ते को त्याग दिया वो कभी सुखी समृद्ध हो ही नहीं पाया, पैसा चाहे कितना आ गया हो। वो पैसा बैंक वालों के गिनने के काम आता है, आनंद के काम नहीं आता है वो और किसी आनंद के काम नहीं आता है। ठीक है ना। तो पशुपालन से आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और अभी हम क्यों खेती कर रहे हैं ये ध्यान रखें। उसके नज़दीक क्या है वो, हम ईश्वर में ही हैं। हम स्वीकार नहीं पाते हैं कि ईश्वर में हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्षमता का अभाव है। उस क्षमता का विकास होता है जब पशु पालते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसके भी नज़दीक हमें ये पहुंचाते हैं। चौथा है खेत के बाकी खेत अपने परिवार के लिए। यह चौथा स्टेप है आवर्तनशील खेती के लिए। जैसे ही खेती बाजार के लिए की, अभी किसके लिए खेती करते हैं? बाजार कैसे चलता है? जितना ज़्यादा जाएगा इतना कम दाम मिलेगा। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर बाजार का नियम है, जितना ज़्यादा जाता है उसका दाम डाउन, यदि कम गया तो डाउन ऊपर। अब इससे किसान कभी पार पाएगा? पार पाएगा उससे? कभी नहीं पार पाएगा। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है कि अपने खेत में अपने परिवार के लिए जितनी ज़रूरतें हैं वो हम सब खेत में पैदा कर लें। हमें अपने घर से कुछ भी, घर के लिए बाजार से कम चीज़ें लानी पड़े। ठीक है ना। तो यह चौथा स्टेप है कि जो शेष एक तिहाई खेत है उसमें खूब गोबर की खाद डाला जाए। अभी उर्वरता में बताया जाएगा कि किस प्रकार से पौधे पोषण लेते हैं, किस प्रकार से मिट्टी को उर्वर बनाए रखना है, कौन सी चीज़ें सीधे पौधे लेता है तो उसको किस अवस्था में किस विधि से दें, उसका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जितने सूक्ष्म तत्व हैं कैसे पूरे हो जाएं वो भी दें, और खूब अपने परिवार के लिए खेती करें। ठीक है। ये इसमें कोई एतराज़? बाजार के लिए खेती करने से क्या मतलब होगा? अच्छा, दूसरा एक चीज़ देखिए, 3 चीज़ें हैं। पैसा, बाजार में क्या आता है? पैसा। और पैसा काहे के लिए आता है? और उसका मूल्य दिन भर में कितनी बार बदलता रहता है। तो जो स्वयं अस्थिर चीज़ है उसके आधार पर हम अपने जीवन को कैसे खड़ा कर सकते हैं। और पैसा के एक्सचेंज का माध्यम है बाजार, और एक्सचेंज करने वाले का नाम है व्यापारी। तो व्यापार, पैसा और बाजार, ये तीनों किसान के फांसी के फंदे हैं। 3 चीज़ें, पैसा, बाजार और व्यापारी। इन 3 से जितनी दूरी बना के रखेंगे, ये तीनों कब अच्छी हैं? जब आपके पीछे पीछे आए। और ये तीनों कब खराब हैं? जब आप इनके पीछे पीछे जाएं। ठीक। तो यदि स्थायी जीवन चाहिए, आपको याद हो या ना हो, हमारे यहाँ महाराज जी हरदम बनिया आता था, इसमें यहाँ पर कुछ चावल बांधे हैं, यहाँ पर कुछ मटर बांधे हैं, मालिक ये भाव है, ये भाव है। आता था हमारे यहाँ अपने हमारे दरवाजे में। जब हमारे नाना या पिताजी कह देते थे कि ठीक है ले लो, तो वो मंडे से निकालता था, उसकी सफाई करता था, और वो पहले पता करता था, फिर आके बताता था, हम अनुमति देते थे, तब जाता था। यही हाल बाजार का था। हर महीने 2 महीने में एक बार हमारे आसपास बाजार आती थी, तो गांव वाले उस दिन बाजार कर लेते थे। तो जब तक बाजार हमारे घर आती रही, जब तक बनी व्यापारी हमारे यहाँ घर आता रहा, तब तक पैसा अपने आप हमारे घर आता रहा। और जब से हम यहाँ थ्रेसिंग हुई नहीं, सीधे बाजार पहुँच गया। यहाँ हार्वेस्टिंग हुई, अब तो किसी के पास मंडा है नहीं, कैसे समृद्ध होंगे। घर में अनाज रहता है तो अपने आप भरा भरा लगता है कि नहीं लगता है?
किसी के घर में यदि अनाज है तो भरा भरा लगता है कि नहीं लगता है, और कुछ है ही नहीं है, खाली खाली एकदम से रहता है, खेत से सीधे मंडी चला जाता है। तो जब बाजार, व्यापारी और पैसा आपके पीछे आए, ऐसे अपने खेत का डिजाइन बनाइए, तो ये सुख है, ये समृद्धि है। जैसे ही किसान बाजार के पैसे के, अब मैं ये नहीं बताता हूँ कि वो कैसे जाता है, ये उसको मैनेज करना है। हाँ, हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे, पर्टिकुलर तो उदाहरण में हम कैसे पार पाए हैं ये हम बता देंगे, हम पार पा गए हैं उससे, हैं? नहीं, जैसे मतलब वो अलग तरीके हैं। किसी की बेटी का ब्याह है तो पैसे की ज़रूरत है, बच्चे को पढ़ाई करानी है तो पैसे की ज़रूरत है, कोई बीमार पड़ गया है तो पैसे की ज़रूरत है, बिना पैसे के तो होना नहीं है। अब कैसे पार पाएँ उसमें हम, ये तरीके निकालने हैं, क्योंकि वो भी वास्तविकता है। आज की वह वास्तविकता है कि जो चीज़ें हमें पहले बिना पैसे के उपलब्ध थीं, दवा, खाना, हमें तो मैंने मनोज भाई पोस्ट ग्रेजुएशन और किया है, MBA किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, हमारा 151 रुपये में पूरा MBA हो गया। तो किसी को बताते हैं उसको हंसी, 700 रुपये में PCB हॉस्टल हो गया, पूरे साल भर हॉस्टल में रहे 700 रुपये में, पैसा कुछ लगता ही नहीं था। अब तो पैसा एक प्रॉब्लम हो गई है, बीमार हो जाइए तो बिना पैसे में तो अस्पताल के अंदर घुसने नहीं देंगे, वो तो पहले बिल लगा के देते। तो ये वास्तविकताएं हैं, तो इसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, कल ले लेंगे इसको। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आवर्तनशील खेती में स्टेप अप होने के लिए चौथा स्टेप है, अपने खेत का डिज़ाइन अपने परिवार के हिसाब से कर लीजिए, और उस डिज़ाइन में ही ये कर लीजिए कि आपके पास पैसा है। यह आपके डिज़ाइन का महत्व है इसमें। अभी भी व्यापारी तो पैसा तो कोई वस्तु होती है तभी ना आता है, तो अभी भी व्यापारी ढूंढते घूमते हैं कि नहीं। जैसे किसी को पता चल जाता है कि घी इनके यहाँ अच्छा मिलता है तो बाजार जाना पड़ता है कि अपने आप ढूंढ के आते हैं लोग, आते हैं ना। तो वहीं पर ध्यान देना है कि जो बाजार, व्यापारी और पैसा ढूंढ के वो आपके पास आए, ऐसा कोई डिज़ाइन बना लीजिए, ठीक। तो आवर्तनशील खेती का 5वां कदम है प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण। अब मेरे परिवार से में से जो बचा उसको बाजार बिल्कुल नहीं ले जाना है, यहीं पर पूरे जादू है। उसको बिना प्रोसेस किए जो भी आप बाजार ले गए तो आपने अपने समृद्धि की सारी संभावनाएं दूसरे के हाथ में दे दी। बाजार में पापड़ मिलता है, बाजार में मूंग हमसे ले जाएंगे, पापड़ वहाँ कोई अरे भाई आप बना लो यार, आप बनाएंगे तो पापड़ लेने आएगा वो। आप प्रोसेसिंग करेंगे। अभी भी देखिए, हम बीरम भाई के गांव गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा गांव का गांव में जाने कहाँ से लोग आते हैं कपड़ा लेने के लिए। क्या किया है इन्होंने, अपना परिश्रम, अपना स्किल लगाया है, हस्त शिल्प लगाया है उसमें, और प्रसिद्ध हो गए पूरी दुनिया भर में। आप जब भी कुछ बनाने लगेंगे तो पूरी दुनिया में सूचना अपने आप पहुंच जाती है। वो कैसे पहुंच जाती है, क्यों पहुंच जाती है? एक बार का वाकया है, शायद सबको अच्छा लगेगा। वो हमारे गुरु श्री ए नागराज जी, जब 1995 की बात है ये, वो बगिया में थे जहाँ मैं रहता हूँ। मेरे हाथ का लगाया हुआ पहला आंवले का पेड़ ने फल दिया, 1995 की बात है। तो जब पहला अपने हाथ का लगाया बाग फल देता है तो अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा, बाबा कहते थे हम इनको, मैंने कहा बाबा इसका मुरब्बा बना लिया जाए क्या? कहा हाँ बना लो। मैंने कहा 5 किलो बना लें? कहा हाँ बना लो। थोड़ी देर में मैंने सोचा, जंगल में रहते थे तो मैंने कहा उतना ही खटराक करना है, भगौना लाना है, ये लाना है, वो लाना है। तो मैंने कहा बाबा 10 किलो बना लेते हैं। हाँ 10 किलो बना लो। मैंने थोड़ी देर बाद फिर कुछ सोचते रहे। मैंने कहा पूरा ना बना लें बाबा, कितना होगा ये, 1 कुंटल होगा, पूरा ना बना लें, पूरा बना लो। तो मैंने कह दिया ये बिक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सारा काम बंद करवा दिया मेरे। इधर आओ, कल्पना करो दुनिया के किसी कोने में मनुष्य के उपयोग की कोई चीज़ कहीं सड़ गल रही है क्या?
धरती खोद के तो आदमी निकाले ले रहा है, ना अपने ऊपर विश्वास करोगे, ना सह अस्तित्व पर विश्वास करोगे, तेरा कैसे कल्याण होगा रे मनोज भाई। उसके बाद से मैंने आज तक नहीं सोचा, जो हमारे यहाँ सब बना दिया, बिकेगा बिकेगा नहीं, खिलाएंगे, आज तक कुछ फेंका नहीं गया। तो मतलब हम विश्वास नहीं करेंगे जिस परम पिता परमात्मा में घिरे डूबे भीगे हैं। मनोज भाई की खुशबू कैसे पूरी दुनिया में जा रही है, ये कहीं जाते हैं क्या माइक लेके बताने? सुवास सब जगह जाता है। तो हम विश्वास करें और सर्व मंगल कामना के भाव से व्यस्त में अपने अंदर सर्व मंगल कामना रखें और किसी भी वस्तु को मनुष्य के उपयोगी बनाएं, आपके घर आएगा लेने के लिए। यह 5वां स्टेप है, यहीं से हम समृद्ध होते हैं। यह बिना ईश्वर में विश्वास हुए, बिना सह अस्तित्व में विश्वास हुए, बिना कार्य कारण संबंध में विश्वास हुए यह प्राप्त नहीं होता है। लोभी लालची आदमी इसको समझ नहीं पाएगा। समृद्धि और लालच में एक अंतर है, भीनी चद्दर का अंतर है, भीना सा अंतर है, लेकिन दिखाई देने में अलग दिखाई देता है। समृद्ध व्यक्ति के पीछे पीछे यश के साथ में धन आता है और लोभी आदमी धन के पीछे पीछे जाता है और यश को खो देता है। लोग कहेंगे ये बड़ा आदमी है और गाली भी बकेंगे, ये कर डाला इसने, उतना खराब कर डाला। और उसी गांव में एक ऐसे आदमी रहते हैं कि रात दिन यश भी आता है, धन की कोई कमी पड़ती है क्या महाराज? पड़ती ही नहीं। वो तो इच्छा हुई नहीं कि कंक्रीटाइज हो जाता है, इच्छा हुई नहीं वो अपने आप तब्दील होने लगता है। इस भाव की स्थिति में पहुंचना, यही तो खेती का लक्ष्य है। तभी ना खेती का लक्ष्य पूरा हुआ। पैसा आ गया तो वो तो जाने किसके किसके पैसा आ जाता है, जुआनियों के पास पैसा आ जाता है। तो समृद्धि का मतलब है यश के सहित धन आए, ठीक। और अंतिम है छठवां स्टेप है, बहुत जरूरी है, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। यदि हम अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने समाज में वितरित नहीं करते हैं, विनिमय नहीं करते हैं, हम कभी न तो समृद्ध होंगे और खेती नहीं कर पाएंगे, और चाहे जो कुछ भी कर लें। क्यों? खेती समाज का विषय है। यदि मैं अपने गांव में जहां मैं रहता हूं वहां पर उदारतापूर्वक नहीं रहता हूं तो मुझसे लोग ईर्ष्या करेंगे। ईर्ष्या करेंगे तो वहीं मेड़ के बगल से जा रहा है, गाय खा रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे जैसा आदमी है तो वहाँ से फ़ोन करके बताता भी जाएगा, यहाँ गाय घुसी थी मैंने निकाल दिया है, वहाँ से घुसती है उसको ठीक करवा लेना। माने वो काम भी कर रहा है और आगे ना हो ऐसा ये बता भी रहा है। ये कब आएगा? जब हम लोगों के साथ खड़े होंगे। तो सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा है अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा अपने समाज में वितरित करना। अब कैसे वितरित करना है आप तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ये इसके लिए कोई एक डिजाइन नहीं है बना हुआ, और ना ही ऐसा मन में रखें कि जब इतना हो जाएगा तो मैं उतना दे दूंगा। ऐसा कभी कोई समय नहीं आता है। आज आया आज दिया, मेरे सामने लेने वाला आया, हमारी तैयारी है। तो अपने से कमज़ोर के साथ खड़ा होना है। इसका एक जादू भी है, जैसे अभी एक प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, बड़े होना चाहते हैं ना, सब लोग बड़े होना चाहते हैं ना। कोई ऐसा है क्या कि जो बड़ा नहीं होना चाहता? कोई है ऐसा? बड़ा होना चाहते हैं ना, बड़े आदमी, बड़ा पद, बड़ा होना चाहते हैं, ठीक। हम अभी बनाए देते हैं। आप बड़ा हम क्यों होना, तो बड़ा होने के लिए क्या करते हैं? बड़ों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। रूप में बड़ा, अमिताभ बच्चन, हीरोइन, पद में बड़ा, डीएम साहब, मंत्री जी, बल में बड़ा, दारा सिंह, पद में बड़ा, जज साहब, ज्ञान में बड़ा, प्रोफेसर साहब। इनको बड़ा माने रहते हैं और पीछे पीछे ये कभी हमें बड़ा होने देते हैं?
बड़ा हो जाने देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो छोटे ना हो जाएंगे। अब सीधा उल्टे, कुछ लोग आपके पीछे भी दौड़ते होंगे, आपको पहले से नमस्कार करते हैं, आपके काम आते हैं, बताइए भैया कुछ काम हो तो बताइए, जहाँ काम आए बताइए, ऐसे करते हैं कुछ लोग। उनके साथ खड़े हो जाइए, बड़े हो गए। अभी हम अपनी आदत बदले हैं, अपने से बड़े रूप बल पद धन ज्ञान में बड़े लोगों के पीछे ऐसे जीभ लटकाते घूमते रहते हैं। वो कभी आपको बड़ा नहीं होने देंगे। आप सीधा मुड़ जाइए, आपके पीछे जो घूम रहा है उसके साथ आप खड़े हो जाइए, आप उसी क्षण बड़े हो गए। जिस दिन मैं अपने गांव की किसी गरीब बच्ची का विवाह करता हूं, बड़ा हो गया। जिस दिन मैं किसी गांव के एक आदमी जो बीमार था, दवा नहीं करवा सकता, मैं उसकी मदद करता हूं, बड़ा हो गया। बड़ा होने में कितनी देर लगी? क्षण नहीं लगा, केवल सोच लीजिए, और यहीं से जादू है ये। तुरंत बड़े हो जाएंगे कि नहीं? बनेंगे कल से कि नहीं? आज से जो भी हमको नमस्कार कर सकते हैं, ढेरों प्यार लुटाना है, ऐसे नहीं करना राम राम, और हम किसी के पीछे जाए ये राम राम, वो देख भी नहीं रहा हमारी तरफ। क्या करना है? अब जो हमसे राम राम कर रहा है उससे पूरी प्यार के साथ उसके साथ उड़ेल जाना है। अर्पित। बड़े हो गए, तो ये बड़े हो गए ना, यही तो आवर्तनशील खेती है, बड़ा बनाती है आपको। तो ये 6 कदम में पूरी हो जाती है। ठीक, तो हमने परिभाषा देखी, 6 कदम पूरे हुए नहीं कि हम बड़े हो गए। तो आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद, समय दिया इसके लिए आभार। मेरी बात पूरी हुई। यदि किसी को कुछ पूछना है या आपको लगता है कि इसको गुजराती में कहीं अनुवाद करना है हितेश भाई, तो आप कर सकते हैं। यदि किसी को कुछ इसमें प्रश्नोत्तर है तो मैं उत्तर दूँ। सब समझ में आ गया। जी आता है। टीवी देखते हैं, सब टीवी अभी आधा घंटा है, तो कोई दूसरा विषय ले लें क्या? ये क्या है मनोज भाई कि आवर्तनशील खेती के पूरे परिसीमा हो गई, फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हर काश्तकार कैसे एक वैश्विक मानसिकता के साथ में जी सकता है, उसका यह प्रारूप निकलता है। और इसके आते ही क्या लक्षण आते हैं? 5 लक्षण आते हैं। स्वायत्त किसान के, आवर्तनशील किसान के 5 लक्षण क्या क्या? अभी भैया ने बताया था। सबसे पहला, विचार अपना। अब हमको कोई क्लासरूम में बैठ के खेती सीखा हुआ व्यक्ति खेती नहीं कराएगा। हमारा विचार है, मैं अपना वेदर जानता हूँ, खेत की आदत जानता हूँ, खेत का स्वभाव जानता हूँ, क्रॉप पैटर्न जानता हूँ, पीढ़ियों से मुझे पता है। मैं निर्णय करूँगा कि इसमें क्या, कब, कैसे, कितना बोना है। ये विचार स्वायत्तता है। अगर यह स्वायत्तता हमारे अंदर नहीं जन्मी तो माफ़ करिएगा, कोई न कोई हमारे पास एक कहानी सुनाए क्या होती है। एक पंडित जी बकरी पाले थे। यहाँ के पंडित जी न पालते हों तो कोई और दूसरा कर लीजिएगा, हमारे यहाँ पाल लेते हैं इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया जीतू? पानी की बोतल। तो अब उस गांव के 4 ठलुए समझते हैं आप? ठलुए नहीं ऐसे 4 ठग थे उसी गांव में, और उन्होंने तय किया कि पंडित जी की बकरी निपटानी है आज। अब पंडित जी बेचारे सीधे साधे, उनके घर में कोई काम पड़ गया, उन्होंने बकरी ली और सोचे कि आज इसको बेच के आते हैं। तो बकरी को उन्होंने अपने कंधे में डाला और बाजार चले। अब वो चारों ठग या ठलुए रास्ते में लग गए। पहला ठग मिला, उन्होंने कहा महाराज पाँव लगी, कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहे हैं बाजार बकरी बेचने के लिए। ये बकरी है, ये बकरी है। वो चला गया, देखा बकरी तो है, ये थथोला उसने कहा बकरी तो है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा ठलुआ मिला,
उसने कहा महाराज पाँव लगी, ये कुतिया कहाँ लादे घूम रहे हैं। अब उसको लगा कि निकाल के देखा उसने कि अरे यार ये बकरी है कि कुतिया है। हाँ, बेवकूफ़ बना रहा है हमें। फिर उसने ऊपर लग दिया कि नहीं ये बकरी है। अब कुछ देर के बाद तीसरा वाला मिला, महाराज पाँव लगी, ये पागल कुतिया है, काट चुकी है एक को। अब उसने सोचा कि ये गड़बड़ है, कुछ नीचे रखा था थोड़ा। हाँ, बेवकूफ़ बनाता है ये कहीं का। फिर उसने किया, चौथा ठलुआ मिला, उसने कहा महाराज फेंकिए, काट रही है। फेंक दिया उसने, ले गए काट के खा लिया। हमारा हाल यही है, कोई आएगा ऐसे करो खेती, वैसे करो खेती, तैसे करो खेती, और हम वैसे करेंगे। और जिस समय उसकी बिक्री का टाइम आएगा वही बीज आपको चिपका के चले जाएंगे 200 रुपये का किलो, 300 रुपये का किलो। और जब आपके पास आ गया तो आप लिए घूम रहे हैं, कोई 20 रुपये किलो नहीं पूछ रहा है। कोई पूछता है। तो इसी तरह कोई कहेगा ये वाली खाद डाल लो, ये वाला अब खाद डाल लिया, हमारे खेत बंजर हो गए, ऊसर हो गए। हमने थोड़ी कहा था। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई आया, किसी ने कहा अरे तुम कई प्रकार की खेती करते हो, इससे तो तुम्हारा सब कोई मशीन काम नहीं करता, लेबर ज़्यादा हो जाती है, एक प्रकार की खेती करो। अब एक प्रकार की खेती किया, वो एक बीमारी आई उसी में निपट गई, या बीमारी नहीं आई तो बाजार में एक साथ आ गई सबकी, तो पता चला 2 कौड़ी की हो गई। आप कहते हैं भैया आपने कहा था कि ये वाली खेती कर लो, हमने किया, कुछ है उपाय? हमारे पास कोई उपाय नहीं। तो इस तरह से आएंगे और सभी अपने अपने बीज बेच के चला जाएगा, कोई ड्रिप बेच के चला जाएगा, तो कोई पाइप बेच के चला जाएगा, कोई कुछ तो बेच के चला जाएगा। और आपको लगेगा हमारे घर साहब आए हैं। साहब नहीं आए हैं, वो आपकी जेब काटने आए। तो इतना मूल्यांकन करके रखिए, तब जाके आप मुक्ति पाएंगे। तो पहला लक्षण विचार स्वायत्तता, दूसरा लक्षण बीज स्वायत्तता। अब सबसे बड़ा अभी तक का जो ब्लंडर हुआ है किसानों के साथ में, वो बीज के साथ हुआ है। आज से 40 साल पहले ऐसा कोई खेत था, किसान था जिसके पास अपना बीज नहीं था। अब भला पता कर लीजिए किसी के पास अपना बीज हो, किसी के पास नहीं। ये तो बड़ा जादू हो गया। माने इतना ज़्यादा बड़ा मिरेकल है ये बीज का खो जाना। और मैं तो बड़ा आश्चर्य से भरा हूँ इस बात से कि अब बीज बनाया कैसे जाता है ये भी नहीं जानते हैं। नहीं, जबकि हमारे घर में हर दम नया बीज हर साल तैयार होता था। जब खेत घूमने जाते थे तो हमारी बड़ी अम्मा किसान थी, तो वो प्रतिदिन अपने इस तरह की धोती, वो वाली कांच वाली पहनती थी, वैसे करके प्रतिदिन उनके ओली में नए बीज भरे होते थे। और आंगन के एक हिस्से में वो कहीं अरहर का बीज, हमारे यहाँ मनोज भाई 9 प्रकार की दालें, 5 प्रकार के तेल, बड़ा समृद्ध इलाका है हमारा इस मामले में, और हर बीज आपको मिलेगा। हर साल नया हो जाता था। जब से बड़ी अम्मा ने खेती बंद की तब से हम बीज बनाना भूल गए लोग, और पूरी नेचुरल सिलेक्शन मेथड से बनाती थी। वो बीज लाती थी और 2 किलो 3 किलो जिस मात्रा में ज़रूरत होती थी उसको रखे रहते थे। अब किसी के पास अपना बीज नहीं है। और बीज एक ऐसी चीज़ है जो हजारों वर्षों की प्रक्रिया से सधती है। हमारे यहाँ बीज बनाने की एक बड़ी महान परंपरा है, भुजरिया कहते हैं, कजिलिया है उसको, बीजोत्सव है एक तरह से। हमारे गांव में, मेरे गांव की 200-225 घर की आबादी है। लगभग 400 बच्चियां मेरे गांव में ब्याही हैं, और मेरे गांव की बेटियां 400 के आसपास के 300 गांव में ब्याही हैं। तो जो रक्षाबंधन के दिन हमारे गांव की हर बहू अपने मायके जाएगी, यहाँ से बीज लेके जाएगी, और अपने अपने मायकों से सारी हमारी बिटिया बहनें अपने अपने ससुराल से बीज लेके आएंगी। एक गांव में एक दिन में 300 से अधिक वैरायटी का बीज हो जाता है। आज भी वो त्यौहार है। कितने बुद्धिमान थे हमारे ये। आप कभी आइएगा तो मैं इस उत्सव के बारे में लिखना चाहिए हमें। और बीज संवर्धन की 2 प्रणालियां हैं।
हर साल खेत माने दूसरे साल खेत बदल दें, हमारे यहाँ मेड़ बदलना कहते हैं, हर 2 साल में मेड़ बदल दें, और तीसरे साल में डाँड़ कहते हैं गांव का इलाका, तो हर तीसरे साल में गांव बदल दें, खेत बीज अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। एडेप्टेशन मेथड होता है ना, वो नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे हजारों वर्षों से प्राप्त हमारे बीज हमने खो दिए हैं। यदि अभी मानव जाति पिछड़ी है कहीं पर, तो बीज में पिछड़ गए हैं हम लोग। इसके लिए पूरा अभियान चलाना पड़ेगा, तब हम बीज बचा पाएंगे, क्योंकि उसको टेस्ट करना लंबी प्रक्रिया होती है कि खाने में भी अनुकूल है, उत्पादन भी भरपूर देता है, पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है, देखने में भी अच्छा है, सारे गुणों को निकाल पाना वो एक पीढ़ी के बस की बात नहीं है, वो लगातार परसिवरेंस का काम है। पाक में अच्छा है, अनुकूल वातावरण में होता है, जब हमारे यहाँ बरसात होती है उस समय उसमें बीज आ जाता है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। हमारे यहाँ तो मिक्स क्रॉप का कल्चर है, तो गेहूं के साथ में चना बोते हैं, तो वो वैरायटी जो गेहूं के साथ पके, अदरवाइज चना पहले निकल जाएगा, गेहूं बाद में रह जाएगा, तो रह ही नहीं जाएगा वो। तो इस तरह से एक बड़ी प्रक्रिया हम लोगों ने, तो बीज एक बड़ा काम हो गया है। अब कल्पना करिए कि ये स्थिर कैसे हुए होंगे ये पूरा समाज। पहले तो हम सब खाना बदोश थे ही थे, जंगलों में ही घूम घूम के आए हैं। खेती ना आई होती तो हम कहाँ होते, जंगलों में घूम रहे होते। और हमने क्या किया, कंक्रीट के जंगलों में जाके गुम हो गए। जिसने हमको स्थायित्व दिया उसको भूल गए, अब दूसरों के आश्रय हैं। मैन्सेंटो बनाता है, जिंजेंटा बनाता है, वो अपनी परिस्थितियों में, कंट्रोल्ड स्थितियों में बीज बनाता है। और एक बहुत अच्छी किताब आई है, अगर प्रेमी है कोई तो उसको पढ़ लें, इनविजिबल पावर ऑफ फूड। इनविजिबल पावर ऑफ फूड हिंदुस्तान में अभी नहीं आई है, स्वीडन के एक वैज्ञानिक ने एक बड़ा प्रयोग करके लिखा है उसको। उसमें जो फलों बीजों के अंदर का जो अरेंजमेंट होता है, किस प्रकार से प्राकृतिक वस्तुओं में अरेंजमेंट अलग प्रकार का होता है, और जो हम जेनेटिक मॉडिफाइड और इस तरह के बीजों का प्रयोग करते हैं उसमें अलग प्रकार का है, और किस प्रकार से हमारे खाने से हमारे जीन्स प्रभावित होते हैं, और बचपन से ही बीमार बच्चे पैदा होना, अस्वस्थ बच्चे पैदा होना, इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम आप बता रहे थे उन बीजों में छुपी हुई है। लगातार हम ऐसे बीज खा रहे हैं जो स्वयं इनफर्टाइल है, तो इनफर्टाइल बीज खाएंगे तो इनफर्टिलिटी आएगी, जो भी खाएगा उसके अंदर आएगी। क्या नाम बताया? इनविजिबल पावर ऑफ फूड। इनविजिबल माने फूड के अंदर की छुपी हुई ताकत, अदृश्य ताकत, इनविजिबल। हाँ, फूड के अंदर की अदृश्य ताकत उसका नाम है। अभी काफ़ी महंगी है, 15-20 हज़ार की है, आप मंगवा सकते हैं। उसमें इंटरनेट में देखिएगा। मेरे पास एक कोई गिफ्ट दे गया था मुझको, फ्रांस का एक किसान। मैं तो हद पर, बड़ी सरल पुस्तक है और आगाह कर रही है। उसको 15 साल तक मनोज भाई छपने नहीं दिया, सीड कंपनियों ने 15 साल तक छपने ही नहीं दिया कि आ जाएगा तो हमारा सीड का व्यवसाय नष्ट हो जाएगा। वो मुकदमा लड़ा, हेग में मुकदमा जीता, तब जाके वो प्रकाशित हुई है। तो बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय चुंगल है बीजों, उसमें बीज में तो हम कंट्रोल हो चुके हैं, इसको मान लेना चाहिए हमें। और उससे अकेले बचने की ताकत किसी की नहीं है, हर व्यक्ति को लगना पड़ेगा उसमें। तो दूसरी स्वायत्तता हमारे बीज की स्वायत्तता। यदि किसान बने रहना चाहते हैं तो आज से ही तय कर लीजिए कि हम अगले साल से कम 1-2 बीज तो अपने पैदा ही कर लेंगे, और उनको इम्प्रूव करने के जो प्राकृतिक विधियां हैं वो आगे बताएंगे। ये 4 दिन में पूरा हो नहीं पाता है, फिर कभी बता देंगे। या यहाँ बहुत सारे लोग बीज संवर्धन की प्रक्रिया जानते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सब जानते होंगे। कल यहाँ रखेंगे हैं? बीज लाए हैं एक। हाँ, तो रखवाइएगा। हाँ, तो कुछ देर के लिए देख लेंगे उसको। हमारे किसान आए हैं जो बीज का बहुत अच्छा संग्रह, बहुत बढ़िया, बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है। हाँ, और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। ये आज की तारीख का सबसे बड़ा काम है, ये बीज को बचाना। जी जी, बहुत बढ़िया। और सब्जी के हैं, अनाज के हैं, दालों के हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल लगेंगे यहाँ, हम देखेंगे उसको, देखेंगे। ये बहुत बड़ा मनोज भाई काम है।
और इसका उत्सव मनाया जाए हर साल। और आसपास के जितने किसान हैं, एक भी बीज बचाया है लाओ ना, एक्सचेंज करो आपस में, ऐसे करके उसको बढ़ाया जाए। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तीसरी स्वायत्तता, खाद हो गया, बीज हो गया, माने विचार हो गया, बीज हो गया, और दूसरी स्वायत्तता है खाद की, तीसरी। बिना खाद के, वो पहले भी बात हुई थी ना, उर्वरता को लूज कर दिया हमने अपनी पूंजी। किसान की असल पूंजी उसकी उर्वरता है। तो अभी इसके बाद शायद सत्र वही होने वाला है कि किसको उर्वरता कहते हैं, उसको कैसे बचाए रखना है। उसकी बात हो ही गई कि उसमें पशुपालन ही एकमात्र तरीका है उर्वरता को बचाए रखने के लिए। इसमें इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अपनी उर्वरता को कैसे मेंटेन करना है, ये भी प्लान अपना होना चाहिए। इसमें यदि पैसा लगता है तो हम कभी समृद्ध नहीं हो पाएंगे। और चौथा लक्षण है पानी। पानी के बारे में बात हो ही गई। यदि हम पानी पैसे से लेते हैं तो कब तक खेती कर पाएंगे। इसलिए हर काश्तकार को अपना तालाब बनाना ज़रूरी है। और पांचवी है ऊर्जा स्वायत्तता। अभी हम सब जानते हैं ऊर्जा कहाँ से आती है, या तो किसी नदी का गला दबा के आ रही है, या तो धरती का पेट फाड़ के आ रही है। जी हाँ, धरती का पेट फाड़ के आ रही है, तो कोयला निकाल के, या तो फॉजिल फ्यूल में आ रही है। अब कब तक इसकी तो कोई सीमा होगी ना। कितनी नदियों का गला रेतेंगे हम, उनकी निर्मलता चली गई। काहे के लिए? ऊर्जा के लिए। जबकि ऊर्जा के कितने स्रोत हैं। तो हम काश्तकारों को ऊर्जा को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे खाने के लिए गोबर गैस बना ही सकते हैं हम, तो खाने की ऊर्जा से मुक्त हो गए। ये जो ऊर्जा है, ये अब सूरज वाला, सरकार भी बहुत इसमें सपोर्ट कर रही है, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। सूरज वाली ऊर्जा को ले आना चाहिए। इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में जो जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई आदि में ऊर्जा लगती है, उसके लिए भी बहुत सारे कृषि यंत्र आ रहे हैं। और बैलों से चलने वाले प्रयोगों को बढ़ावा देना चाहिए। महाराष्ट्र में किसानों ने बहुत काम किया है इसमें। मैं कई किसानों के पास महाराष्ट्र में गया हूँ महाराज जी। उन्होंने बैल से चलने वाले, और आपके यहाँ का खेत बैलों के लिए बहुत मुफीद है। कोई कड़ा ही नहीं है। 5 फल वाला, 7 फल वाला हल एक जोड़ा बैल चला लेगा आराम से। 5 वाला तो चला ही लेगा। तो यहाँ पशुओं को पानी निकालने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम तालाब का उपयोग करते हैं तो बहुत छोटे छोटे 2 हॉर्स पावर में उतना ही पानी निकल आता है जितना 10 हॉर्स पावर में निकलता है। और मैंने तो सुना है यहाँ पर 2-2, 3-3, 400 फुट गहरा है पानी। कब तक इसको निकालेंगे? 1100 कब तक चलेंगे? अब अमेरिका जाने वाले हैं। और अमेरिका के बीच में तेल निकल आएगा। फिर वहाँ ईरान बंदूक लेके खड़ा है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्वायत्त किसान ही इस धरती में स्वराज्य क्या होता है? 3 स्तर होते हैं इसमें। स्वायत्तता से स्वतंत्रता आती है। बिना स्वायत्तता के स्वतंत्रता नहीं आती है। तो स्वायत्तता में स्वतंत्रता माने हमारा खाना, पानी, हवा, ये हमारे हाथ हो। ये हमारा अगर खिलाएगा तो हम उसकी गुण गाएंगे। तो स्वायत्त व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए पात्र होता है। स्वतंत्रता का मतलब मेरा तंत्र। तो मेरा तंत्र आएगा ही जब मैं स्वायत्त होऊंगा। तो तंत्र में क्या चीज़ें होती हैं? 5 चीज़ें: शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, उत्पादन और विनिमय। ये 5 मेरी योजना अनुसार हों या मैं अपनी सामूहिक योजना में भागीदारी करके हूँ, इसको स्वतंत्रता कहते हैं। तो स्वायत्तता से स्वतंत्रता आती है। ये नहीं है, ये कभी नहीं आएगी। और ये नहीं है
तो ये कभी नहीं आएगी। ऐसा किसान नहीं है तो स्वायत्त नहीं है, स्वायत्त नहीं है तो स्वतंत्र कभी नहीं हो पाएगा। और जब तक स्वतंत्रता नहीं आती तो स्वराज्य का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता। तो हर गांव स्वतंत्र हो, उसके अनुरूप संवैधानिक व्यवस्था हो, यही स्वराज्य है। हर गांव स्वतंत्र हो, किसके लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, उत्पादन और विनिमय के लिए। और यह कभी आएगी जब ऐसा किसान होगा। तो स्वराज्य के लिए आधार यही आवर्तनशील खेती या ऐसी खेती जो हमें स्वायत्तता प्रदान करती है आती है। धन्यवाद। अब तो मेरे ख्याल से समय भी पूरा हो ही गया होगा। अब बहुत समय नहीं रह गया होगा। कितना? 10 मिनट में थक बहुत गया हूँ अभी। तो क्वेश्चन आंसर का पूछते हैं। हाँ जी। बस और कुछ हो भी नहीं। हाँ आपको ये कुछ नहीं मिले। हाँ फर्स्ट ग्रुप का। हाँ, वेरी गुड। हाँ फर्स्ट ग्रुप का। तो उर्वरता, उर्वरता क्या है? हाँ, फलद्रुपता क्या है? ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स, बहुत सारा मटेरियल है। घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है तो वो रखा रहेगा, खाना नहीं खाएगा पौधा। पौधा सीधे सीधे तत्व के रूप में कुछ भी नहीं लेता धरती से, उसको देने के लिए वहाँ पर माइक्रोब्स। अब उन माइक्रोब्स कहाँ रहेंगे? जहाँ कार्बन रहेगा। बिना कार्बन के माइक्रोब्स कैसे रहेगा? तो कार्बन हो गया। तो कार्बन और माइक्रोब्स के अनुपात को मेंटेन करना और उसके अनुकूल वातावरण बनाए रखने का नाम ही उर्वरता है। ताकि माइक्रोब्स को खाने के लिए कौन आएंगे? ज़मीन के अंदर से तमाम प्रकार के जीव जंतु आएंगे। अब वो एक पूरी साइकिल बननी शुरू होगी। तो ज़मीन के अंदर से जो केचुआ वगैरह माइक्रोब्स को खाने के लिए आते हैं, वह हर बार नए छेद बनाकर आता है। एक ही छेद से दोबारा कोई केचुआ नहीं आता, पता है ना? तो जितनी बार आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा। वो क्या करता है? ज़मीन के नीचे तक छिद्र बनाता है, जिसके माध्यम से बरसात का पानी और हवा तो हमारी जो जड़ें हैं उनके लिए मुहैया करवाता है। इस पूरी प्रक्रिया का निरंतर बना रहना। तो 4 चीज़ें हो गई ना उसमें। कार्बन हो गया, माइक्रोब्स हो गए, सॉइल लाइफ हो गई और ह्यूमस हो गया। ह्यूमस माने उस टेम्परेचर को मेंटेन रहना, और इस निश्चित अनुपात को मेंटेन करना ही उर्वरता बनाना है। अब ये कहीं कहीं जुताई से हो जाती है, कहीं कहीं बिना जुताई के हो जाती है। आपके यहाँ तो बहुत अनुकूल है, आपके यहाँ जुताई कम से कम हो, ज़्यादा अच्छा है। इसको ढाक के रखेंगे और अच्छा उत्पादन होगा इसका। तो इस प्रकार से उर्वरता का मतलब है इन 4 चीज़ों का एक अनुपात बने रहना। किसान, सफल किसान क्या करता है? उसको समझता है और उसको लगातार बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है? एक बार फसल लिया, मल्च कर दिया, वह मल्च अगले बार के लिए कार्बन बन गया, फिर वहीं पर माइक्रोब्स के लिए अड्डा बन गया। उस माइक्रोब्स को खाने के लिए हरदम वहाँ पर सॉइल लाइफ बनी रहेगी। वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। यही अपनी असली पूंजी है, इसी को उर्वरता कह रहे हैं जी। कार्बन बहुत कम हो गया है जी। हम जब कार्बन के बारे में सोचते हैं तो 0.5, 0.6 ऐसा ही कार्बन आता है जी। तो ये कार्बन बढ़ाने के लिए आपने जो बोला कि वो गाय का खाद भी है, बकरी का खाद भी है, भैंस का भी है, तो 1 एकड़ में आपने सिर्फ गाय का बताया, फिर और दूसरे का नहीं बताया। हाँ, तो फसल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसके ऊपर में डिटेल कब होना है? ये अभी जीतू का विषय है, इसके बाद का विषय उस डिटेल में ही है। कार्बन बढ़ाने का कार्बन बढ़ाने का तरीका मैं बता देता हूँ। इतने मात्र से अभी कार्बन नहीं बढ़ा। कार्बन तब बढ़ता है जब माइक्रोब्स को और कार्बन को मिला के तमाम जीव जंतु खाते हैं और जब विष्ठा करते हैं, उससे सॉइल कार्बन बार बार की उस साइकिल से बनता है। ये 10 साल 20 साल की प्रक्रिया है। इसमें कार्बन बढ़ाने का सबसे सरल उपाय है पानी को रोक के रखना, नमी को रोक के रखना
और उसमें यह कार्बन मैटर और माइक्रोब्स का भरपूर बना रहना, 35-36 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को न बढ़ने देना, यह लगातार जब कई साल तक हम बनाए रखते हैं तब जाके सॉइल कार्बन बढ़ता है। जो हमारे देश में सॉइल कार्बन बढ़ा हुआ है यह हजारों वर्षों की प्रक्रिया से बढ़ा हुआ है। हम हमारे खेत को एक साल में 2 बार 3 बार जुताई करते हैं तो उससे घटेगा, कार्बन एवेपोरेट हो जाएगा। उसको खेत को तो कभी नंगा नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ फसल होनी है उसमें। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि एक बार आप फसल लगाओ और फसल ले लो, फिर वो धूप में वो जमीन को रखनी चाहिए, ऐसे हमारी मान्यता है। हाँ, वो मान्यता हमारे यहाँ भी थी कि गर्मी के उसमें उसको खोल देते हैं। हाँ। यह वैज्ञानिकों के द्वारा फैलाई हुई मान्यता थी 1980 के दशक में, तो उसको अब वैज्ञानिक ही अब उसको नकार रहे हैं। जब वो सॉइल कार्बन, तब तो भरपूर सॉइल कार्बन था, अब नहीं है, अब इवेपोरेट हो गया, अब तो वैज्ञानिक ही रोकने लगे हैं। तो गर्मी की जुताई बहुत आवश्यक है। ये किसके लिए, कब 1980 के दशक में याद हो आपको, तब एकदम से उठा था ये जी। तो जमीन की जुताई कितनी बार करनी चाहिए? ना करें, ज़्यादा कम से कम करें, यही सफल किसान है। और वो धूप में रहने, वो तो रहने ही नहीं देना है उसको। उसको 3 प्रकार का कवर बताया आपको, लाइव कवर, सॉइल कवर, एक्स्ट्रा कवर, कोई ना कोई कवर दे दीजिए उसको। लाइव कवर दे दीजिए, बड़े बड़े दरख्त लगाइए, हर 10 फुट या 20 फुट 25 फुट में मेड़ों में खूब बड़े पेड़ रहने दीजिए, तो उसकी छाया में कुछ देर तक यहाँ के माइक्रोब्स, कुछ देर यहाँ के माइक्रोब्स ये बने रहेंगे, ऑटोमेटिक वो प्रक्रिया बनी रहेगी। जब गाय का खाद डालते हैं तो उसमें वो आपने बताया कि वृक्ष के पत्ते और भूसा सब डाल के करना चाहिए, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो गाय का जीवामृत, गण जीवामृत बनाते हैं और सीधा डाल देते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे द्राक्षासव है, अशोकारिष्ट है, यह दवा है, यह भोजन नहीं है। वह दवा तब काम करती है जब पेट भरा है, तो वह बहुत अच्छी चीज़ है, डाइजेशन सिस्टम बढ़ाती है, माइक्रोब्स की संख्या खूब बढ़ा देगी, लेकिन खाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए वहाँ। तो बिना कार्बन के वह बहुत अच्छी चीज़ है। उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया को सीधे बहुत दिन में करता है, जीवामृत तुरंत कर देता है उसको। वो तो जीवाणुओं का भंडार है, लेकिन भोजन नहीं है। भोजन उसका कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन। जीवामृत धूप में डालना है या नहीं डालना? धूप में 35-36 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर माइक्रोब से इनएक्टिव हो जाता है। जैसे हम बहुत गर्मी लग गई तो क्या होता है, अपने आप को बचाने में लग जाते हैं, दूसरा काम क्या करेंगे, तो वाला काम रोक देते हैं, अपने आप को बचाने में बेचारे लग जाते हैं। तो ऐसे अपने खेत का टेम्परेचर बना के रखना है किसी भी विधि से कि वह 35-36 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा ना होने पाए, ताकि वो फुल फ्लेश। जी मनोज भाई। ये कार्बन का मुख्य स्रोत है, मैं समझा कि वो बायोमास है। जो फाइबर जो है तो उसका अच्छे से अच्छा जल्दी से इंस्टेंट कार्बन बढ़ाना है तो हरी खाद और ग्रीन मैन्योरिंग जितना भी करोगे, जितना फास्ट आपको कार्बन बढ़ाना है वो बढ़ सकता है। तो हरी खाद जो है वो कार्बन बढ़ाने का बहुत अहम स्रोत है। और दूसरी बात है कि ये जो आपने उर्वरक की जो 4 बिंदु बताए, मगर उसको बढ़ाने के लिए हमें खाद की परिभाषा सुनिश्चित करनी है कि उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगले चैप्टर में वही है मनोज भाई, खाद पे। हमने उसमें मनोज भाई, मैं एक बात बताता हूँ, हरी खाद का आप विश्लेषण कीजिए। क्या हरी खाद हम किसको बोलते हैं? लीलो पड़वास, हाँ, बस ऐसे बात बताए सबको। दलहन, लीलो पड़वास, उसमें ज्यादा से ज्यादा बायोमास देने वाला भी का उपयोग होता है। दूसरा है ज्यादा लेग्यूम का उपयोग होता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग और कार्बन दोनों मिलता है। अगर आपने कोई धान्य वर्ग का लगाया तो उसमें बायोमास ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल, उसमें नाइट्रोजन कम मिलेगा। अगर लेग्यूम का, कठोर वर्ग का अगर हमने ग्रीन मैन्योरिंग किया तो वो उसमें नाइट्रोजन भी मिलेगा और बायोमास।
और खाद का जो परिभाषित आपने मेरा विषय अभी तो हाँ ठीक है, उसी में बल्कि हम तो अच्छा लगेगा कि आप बताएं इसको, अगर आपके पास कोई सुनिश्चित परिभाषा हम भी समझेंगे उसको, है ना। पहले हम लोग वाली हो जाए। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, उसी समय जब ये जीतू बताएगा उसी समय पूरा इंटरेक्शन करके पूरा कर लेंगे। ये ऐसा है विषय कि वो जो एक निश्चित रेशियो है उसके ज़मीन के अंदर बना रहना है। तरीके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उसको पूरा किया जा सकता है और सबका मिला जुला तरीका, और ग्रीन मैन्योरिंग तो इस इलाके के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। वो तो अगली फसल के लिए आपको पूरा का पूरा बेस तैयार करके देगी, और धीरे धीरे जितना ज़्यादा से ज़्यादा गोबर फैलाएंगे इस तरह की ज़मीन में, ये मिट्टी बनेगी। अभी तो मिट्टी बनना शेष है, इसको मिट्टी बनना शेष है, अभी तो ये मिट्टी ही नहीं पूरी बनी हुई है जी। तो हो गया पूरा, तो यह सत्र पूरा हुआ, आप लोगों ने फिर पूरा समय दिया, उसके लिए आभार। अब अगला हितेश जी बताएंगे क्या हम मार्गदर्शन मिल रहा है। અત્યારે આપણે બધા 7 વાગે આવવાનું થશે। अभी मैं पूछता हूँ कि अगर हम जीवामृत बनाते हैं तो गाय के गोबर से बनाते हैं, लेकिन अभी बताया कि जो भैंस का भी गोबर होता है, बकरी का भी गोबर होता है, उसमें अलग अलग तरह के जो तत्व होते हैं, तो क्या हम अगर जो जीवामृत बनाते हैं तो एक ही साथ गाय का गोबर, बकरी का गोबर और भैंस का गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो तो मिनरल है, बकरी की खाद में मिनरल अधिक है, मुर्गी की खाद में कैल्शियम फास्फोरस है, माइक्रोब्स का वही भोजन है, तो कर ही सकते हैं। हो गया, कर सकते हैं। આપણે